जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 3 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ। ये नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। पाठ की समरी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दे दी है। अभी पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कठिन शब्द: गंभीर, शांत, संभ्रांत, शिष्ट, श्रद्धा, आदर या विश्वास, कौतूहल, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य। आदित्य का यह है पहाड़ियों के ऊपर का समतल भाग या फिर गुफाओं को भी कह देते हैं। उपत्यका यानी तराई या घाटी। सिर धुलना यानी पछताना, प्रतिदान, लौटाना। प्रेयसी, प्रेमिका। उचटना, मनना, लगना। मुदित, प्रसन्न। खुमारी, आलस। आगे हैं आपके पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर, जो इस प्रकार से हैं। गद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1: दूर से देखने पर नदियाँ कैसी लगती थीं? उत्तर: दूर से देखने पर नदियाँ संभ्रांत महिला की तरह गंभीर, शांत व अपने आप में खोई हुई लगती थीं। क्वेश्चन नंबर 2 है: नदियों की धाराओं में डुबकी लगाते हुए लेखक को कैसा लगता था? नदियों की धाराओं में डुबकी लगाते हुए लेखक को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद जैसा ममतव्य लगता था। ममतव्य यानी ममता, प्यार। हिमालय के कंधे पर चढ़ना पंक्ति का क्या आशय है? यह आशय बताओ। इस पंक्ति का आशय है हिमालय की ऊंचाई पर जाना। बुढ़ा कौन है? नटखट बेटियां किसे कहा गया है? बुढ़ा हिमालय पर्वत है और नटखट बेटियां नदियों को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है: काका कालेकर ने नदियों को किन किन रूप में माना है? काका कालेकर ने नदियों को माता, प्रेयसी, बेटी व बहन के रूप में माना है। प्रश्न अभ्यास: ये आपके पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है: नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। लेखक नागार्जुन ने उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं? नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियाँ, प्रेयसी व बहनों के रूप में भी देखा है या देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। इन्हीं दो नदियों की सारी नदियों का संगम भी होता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हृदय के पिघले हुए दिल यानी बर्फ का पिघलना की एक एक बूंद से निर्मित है। इनका रूप विशाल और विराट है और इनका रूप इतना लुभावना यानी अच्छा लगने वाला, कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतीय हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से ही एक माँ की तरह अपना भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि में उर्वर शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसीलिए नदियाँ माता के समान पवित्र व कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख सहकर भी इस प्रकार का कल्याण केवल माता ही कर सकती हैं। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। हिमालय की यात्रा में लेखक को किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा, नदियों की अटखेलियाँ, बर्फ से ढकी पहाड़ियों, पेड़ पौधों से भरी घाटियाँ, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदे, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अब ये आपके हैं लेख से आगे के प्रश्न उत्तर।
इसमें 2 प्रश्न जो थे वो आपकी कविता से संबंधित थे, तो मैंने इतना उसको करा नहीं है। अब आगे वाला क्वेश्चन ये है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता व मूल रूप को प्रदूषित के कारण खो चुकी हैं। नदियों में भी जल का प्रवाह कम हुआ है। यह स्थिति मानव जाति के लिए हानिकारक है। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट व सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। दूसरा दे रखा है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुल्यात्मक प्रयोगों को निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। आपको तुलना करना, कंपैरिजन करना होता है, जैसे किसी अच्छी चीज़ की तुलना किसी से करना, किसी अच्छी चीज़ से करना। उत्तर दे रखा है, सचमुच दादी माँ एक शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे और बड़े आंवले जैसे। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं, तो संध्या को स्वप्न के भांति बताया गया है। भाषण को किससे, एक तूफान की तरह बताया गया है। लाल किरण सी मतलब किरण के रूप में लाल किरण सी चोंच को बताया गया है। संदूक खोल के चमकती सी चीज़ मतलब कुछ उसके कंपेरिजन, चमक के कंपेरिजन में बताया गया, चमकती चीज़ के कंपेरिजन में बताया गया। और हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, तो सफ़ेद गोल कंचे जो हैं बड़े आंवले जैसे, वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, बड़े आंवले जैसे। बच्चे ऐसे सुंदर हैं जैसे खिलौने। और दादी माँ शाबरस देवी सी लगती थी। नेक्स्ट दे रखा है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे पहला दे रखा है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। यहाँ हिमालय कंधे से तात्पर्य है कि हिमालय के ऊपर, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, के कंधा सबसे ऊपर होता है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी जो माता, लोक माता उसे कहते हैं जो सबकी माता होती है, सबका अच्छा चाहने वाली। तो नदियों को लोक माता कहकर एक मानवीकरण किया गया है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो पाठ के अनुसार उदाहरण है, नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती। संभ्रांत यानी सभ्य महिला की भांति। जितना ही हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं। हिमालय को ससुर व समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती। बूढ़ा हिमालय अपने इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह इनकी धाराओं में डुबकियाँ लगाया करता। तो इसमें देखिए, बूढ़ा हिमालय और हिमालय को ससुर, समुद्र को दामाद बोला गया है, नदियों को बेटियां बोला गया है ना। बच्चियों की तरह खेलती हुई, माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह धाराएं में डुबकी लगाते हुए। तो ये सब मानवीकरण किया गया कि सब मानव करते हैं और प्रकृति इन चीज़ों को नहीं करती, इसलिए इन मानवीकरण करेंगे, मानव से तुलना करना। नेक्स्ट दे रखा है,
पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेद से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। तो क्या दे रखा है? विशेषण और विशेष्य, इसका मिलान कुछ इस प्रकार से है। संभ्रांत, महिला, चंचल, नदियाँ, समतल, आंगन, घना, जंगल, मूसलाधार, वर्षा। नेक्स्ट दे रखा है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा और रानी, यह द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें खोज कर वर्णमाला क्रम में लिखिए। तो जैसे छोटी, बड़ी, मैंने इसका से विग्रह करके नहीं लिखा है, आप इसको लिखेंगे क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस आपकी भी होनी चाहिए। तो छोटी और बड़ी हम इसको लिखेंगे। इसके बाद है दुबली, पतली। एक उदाहरण मैंने दे रखा है, दुबली और पतली। नंग, धड़ंग, नंग और धड़ंग। भव, भंगिमा, भव और भंगिमा। माँ, बाप, माँ और बाप। इस तरह से आपका द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। और द्वंद्व समास में जो बीच वाला चिन्ह होता है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं और इसका विग्रह इस प्रकार से लिखा जाता है। और वैसे जब हमारे अधिकतर ये जो समास होता है इसमें क्या होता है, दोनों विलोम शब्द के रूप में आता है। जैसे छोटा का विलोम शब्द बड़े होता है, दुबली का पतला होगा, नंग, धड़ंग, भाव का भंगिमा, माँ, बाप, इस तरह से इसका वर्णन किया जाता है। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी का दीन, दीन एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे नव, वन, वन एक जातिवाचक संज्ञा। राम, मरा, भाववाचक संज्ञा। राही, हीरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और आप इसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा भी, इसको हीरे को कह सकते हैं। ठीक। और जो आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक कभी कभी वो आपके वाक्य पे भी डिपेंड करता है। धारा, राधा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी, मीना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वादा, दावा, भाववाचक संज्ञा। राखी, खीरा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट दे रखा है भला, लाभ, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समय के साथ भाषा बदलती है और शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलज, रोपड़, विपाशा, झेलम, अजमेर, बनारस, वितस्ता, वाराणसी, अजयमेरू। ये इस तरह के दे रखे हैं, आपको इसमें चार्ट के उनका मिलान करना है। मिलान करना है या फिर उसके सामने लिख देना है। सतलुज यानी शत्रुघ्न, झेलम, वितस्ता, रोपड़, रूपपुर, अजमेर, अजयमेरू, बनारस, वाराणसी, विपाशा, चिनाव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्तियों में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला शब्द नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं शब्द के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार से वाक्यों का समान तीन उदाहरण सोचिए और इन दृष्टि से उसका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण यानी उसका क्या कहने का अर्थ है वो सब बताना। इस तरह से हमने 3 वाक्य लिखे हैं, ही के प्रयोग वाले वाक्य और कहने का अर्थ या फिर विश्लेषण। वे शायद ही यह काम पूरा करें। विश्लेषण करेंगे तो वे शायद यह काम पूरा न कर सकें। उन्होंने शायद ही जाना हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। उन्हें शायद नहीं मालूम है कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। मेरे ध्यान में शायद तुम्हारा ख्याल ना आए। नहीं के प्रयोग वाले वाक्य।
कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, अर्थात कंस के षड्यंत्र को सभी जानते हैं। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, अर्थात आज मोदी को सब जानते हैं। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता, अर्थात राजमाता के स्वभाव को सभी पहचानते हैं। इस प्रकार से हमारा यह पाठ पूरा होता है। इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कठपुतली, जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। उसे पाने के लिए और मेरी आगे आने वाली वीडियो का भी आपको मिलने के लिए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।